Hello students, today we will discuss the theory of the production of uh, polarized light. Okay, so इससे पहले हमें थोड़ा सा क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट्स के बारे में पढ़ना है. दीज आर दी रिटार्डेशन प्लेट्स. सो रिटार्डेशन प्लेट्स जो होती हैं वो एक्चुअली क्या होती हैं? रिटार्डेशन प्लेट ऑल्सो नोन एज द प्लेट रिटार्डर्स और वेव प्लेट्स. ओके, तो रिटार्डेशन प्लेट्स को हम वेव प्लेट्स और प्लेट रिटार्डर्स के नाम से भी जानते हैं. और ये एक ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट बाई रेफ्रिजरेंट क्रिस्टल होते हैं. आपको पता है बाई रेफ्रिजरेंस प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी कि जो डबल रिफ्रैक्शन जिसको कि हम कहते हैं, कोई बीम जो है जब दो रिफ्रैक्टेड रेज में स्प्लिट हो जाती है किसी भी सरफेस से टकराने के बाद, तो उसको हम बाई रिफ्रेंजेंस प्रॉपर्टी कहते हैं. तो बाई रिफ्रेंजेंस ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होता है ये जो रिटार्डेशन प्लेट है. और ये इट रिजॉल्व्स अ बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इनटू टू ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स. जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है उसे दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स जैसे कि ओ रे एंड ई रे, इनमें क्या करता है ये उनको जो है रिजॉल्व करता है ई रे एंड ओ रे में अनपोलराइज्ड लाइट को, और उनके बीच में जो रिलेटिव फेज डिफरेंस है उसको भी चेंज करता है. कंपोनेंट्स के बीच में जो रिलेटिव फेज डिफरेंस होता है उसको भी ये चेंज करता है. एंड देन ये क्या करता है, रिकम्बाइन करता है कंपोनेंट्स को एक सिंगल बीम में. ओके, और उस जो नई सिंगल बीम मिलती है हमें, उसकी जो पोलराइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो भी अलग होती हैं. ओके, so these plates are very useful to produce different kind of polarized light and convert one type of polarized light into other. तो इनका जो यूज़ है ये डिफरेंट काइंड ऑफ पोलराइज लाइट, जैसे कि हमने आपको बताया था प्लेन पोलराइज लाइट, सर्कुलरली पोलराइज लाइट या इलिप्टिकली पोलराइज लाइट. तो इन पोलराइज लाइट को ये जो है डिफरेंट, यानी कि जैसे सी पी हो गया, ई पी हो गया, दैट इज़ सर्कुलरली पोलराइज, इलिप्टिकली पोलराइज या प्लेन पोलराइज, इनको प्रोडक्शन के काम आती है ये प्लेट्स. ठीक है, और ये प्लेन पोलराइज को सर्कुलरली पोलराइज में या प्लेन पोलराइज को इलिप्टिकली पोलराइज में कन्वर्ट कर सकती है. ओके, सो एक्चुअली ये होती क्या है, इट इज़ जनरली अ प्लेन पैरेलल प्लेट ऑफ अ बाइरिफ्रेंजेंट क्रिस्टल. और ये क्वार्ट्स, माइका, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सफ़ायर, इन सबसे इन्हीं क्रिस्टल्स की बनी होती हैं. और इनकी जो ऑप्टिक एक्सिस होती है वो इसके प्लेन में होती है, सरफेस के प्लेन में होती हैं. ओके, एंड इट इज़ ओरिएंटेड सो दैट द इंसिडेंट पोलराइज्ड लाइट मे बी डिसॉल्व इनटू कंपोनेंट्स प्रोजेक्टेड अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस. तो ऑप्टिक एक्सिस के जो ऑप्टिक एक्सिस है जो इसकी, उसके हम कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं, उनका हम प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं. तो इस तरीके से जो पोलराइज्ड लाइट है वो इंसिडेंट करवाई जाती है. ओके, सो ये जो दो कंपोनेंट्स हमें मिलेंगे उसमें एक रिलेटिव फेज शिफ्ट होगा, या जिसको हम रिटार्डेशन कह सकते हैं, जो कि थिकनेस, प्लेट की थिकनेस के प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, सो ये जो वेव प्लेट होती है, या जो हमने अभी पढ़ा कि रिटार्डेशन प्लेट होती है, तो ये रिटार्डेशन प्लेट पोलराइज नहीं करती है लाइट को, बल्कि ये मॉडिफाई करती है पोलराइज्ड लाइट की स्टेट को. ठीक है, तो स्टेट ऑफ पोलराइज्ड लाइट को ये मॉडिफाई करती है, और फर्दर रिलेटिव फेज शिफ्ट को जो है प्रोड्यूस्ड होता है रिटार्डेशन प्लेट से. और जो कि ई रेज एंड ओ रेज जो कंपोनेंट्स हैं उनमें होता है. ओके, सो क्वार्टर वेव प्लेट, सबसे पहले जो क्वार्टर वेव प्लेट है उसमें जो रिटार्डेशन प्लेट होती है जिसकी की थिकनेस इस तरीके से होती है कि ये एक पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 का जो पाथ डिफरेंस है, इसको ये क्वार्टर ऑफ दी क्वार्टर वेव प्लेट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है क्वार्टर, यानी कि ये वेव लेंथ का क्वार्टर, यानी कि 1/4. ठीक है, तो ये इतना पाथ डिफरेंस क्रिएट करती है. ठीक है, या हम कह सकते हैं अगर ये आपका पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस जो होगा वो होगा π/2. ओके, तो π/2 का फेज डिफरेंस या फिर λ/4 का पाथ डिफरेंस ये रिटार्डेशन प्लेट जो है वो क्रिएट करती है, प्रोड्यूस करती है. दोनों जो ई रे एंड ओ रे कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में π/2 का फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस ऑफ λ/4 ये क्रिएट करती है. ठीक है,
इसलिए जो है इसको क्वार्टर वेव प्लेट भी कहते हैं। तो क्वार्टर वेव प्लेट के लिए जो उसकी थिकनेस होती है उसको हम T इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 4 म्यू नॉट एंड डिफरेंस म्यू ई। म्यू नॉट डिफरेंस म्यू ई इसलिए क्योंकि म्यू अगर ग्रेटर हुआ तो म्यू ओ पहले लिखेंगे, म्यू ई ग्रेटर हुआ तो म्यू ई पहले लिखेंगे, फिर डिफरेंस लिख दिया है। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्वार्टर वेव प्लेट का ही ज़्यादा यूज़ है, तो इसलिए हम हाफ वेव प्लेट, जैसे कि अब हाफ वेव प्लेट के बारे में भी आप समझ ही गए होंगे, इसमें और क्वार्टर वेव प्लेट में बस यही डिफरेंस है कि हाफ वेव प्लेट जो होता है, हाफ वेव प्लेट वो आपको पता ही चल गया होगा डिफरेंस कि इसमें ये पाथ डिफरेंस जो होगा वो लेमडा बाई 2 का होगा, ठीक है। और जो फेज डिफरेंस होगा वो इसलिए पाई, क्योंकि आपको पता है अगर आपके पास पाथ डिफरेंस आपको बस एक चीज़ याद करनी है, पाथ डिफरेंस, तो आप फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बिकॉज आपको पता है फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो 2 पाई बाई लेमडा, अब जैसे क्वार्टर वेव प्लेट था तो उसमें लेमडा बाई 4 का पाथ डिफरेंस होता है, ठीक है। तो लेमडा से लेमडा कैंसिल, 2 से यहाँ 2 बार, तो पाई बाई 2, तो आपके पास ऑटोमेटिक फेज डिफरेंस आ गया है। फेज डिफरेंस जो है वो पाई बाई 2 का होगा। तो अगर आपको एक चीज़ याद करनी है कि क्वार्टर वेव प्लेट है तो पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 4 का होगा, और हाफ वेव प्लेट है तो पाथ डिफरेंस जो है वो लेमडा बाई 2 का होगा, तो आप वहाँ से फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको केवल एक चीज़ याद करने की ज़रूरत है, दूसरे आपको लिखने के लिए आपको याद आ जाएगा कि कैसे हमें फेज डिफरेंस हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वार्टर वेव प्लेट एंड हाफ वेव प्लेट था। अब इसके बाद जो हम ये जो रिटार्डेशन प्लेट्स हैं इनका एप्लीकेशन कहाँ होता है, तो उनका एप्लीकेशन पार्ट ही है ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, थ्योरी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट। Okay, so when an unpolarized light passes through a birefringent crystal, अगेन birefringent crystal से जब unpolarized light को पास किया जाता है, तो अब हम एक बीम कंसीडर कर लेते हैं, considering a beam of plane polarized light having their vibrations of electric field along one axis only perpendicular to the direction of propagation of beam falls normally on a birefringent crystal। तो एक जो बीम है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, वो बायरिफ्रेंजेंट क्रिस्टल पे नॉर्मली फॉल्स होती है, यानी कि परपेंडिकुलरली फॉल होती है, ठीक है। और इसकी जो ये जो बायरिफ्रेंजेंट क्रिस्टल है इसका जो ऑप्टिक एक्सिस है वो पैरेलल है इसके फेस के। ओके, सो ए इज इक्वल टू, हमने मान लिया कि जो ए है, लेट ए इक्वल्स टू एक्स वाई, और ए क्या है, इट इज़ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ए इज़ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट लाइट, क्योंकि जितनी ऑप्टिक एक्सिस होगी, ठीक है, तो उतनी ही वहीं से जो लाइट की जो एम्पलीट्यूड होगी वो भी उतनी ही होगी। इसलिए अगर ए उसकी ऑप्टिक एक्सिस की लंबाई अगर हमारे पास ए है तो एक्स वाई जो होगा वो क्या होगा, एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। So which makes angle theta with the optic axis of the crystal। okay, so ये optic axis के साथ जो है एंगल थीटा जो है बनाता है। एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट स्प्लिट अप इन 2 कंपोनेंट्स। प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है। यहाँ प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ये इधर, और वो 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाती है। तो अगर ये एक्स वाई है तो एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा। तो क्योंकि ये थीटा है, ये थीटा बना रहा है इस ऑप्टिक एक्सिस से, ये थीटा बना रहा है ये। ओके, तो थीटा के साथ वाला जो है वो हमारे पास कॉस थीटा होगा, और थीटा के ये इधर वाला जो एंगल, ये जो कंपोनेंट होगा वो साइन वाला होगा। तो एक्स वाई साइन थीटा एंड दिस इज एक्स वाई कॉस थीटा। नाउ रिजल्टेंट वाइब्रेशन जो होंगे वो क्या होंगे, दीज विल बी दी रिजल्टेंट ऑफ द 2 कंपोनेंट्स। तो रिजल्टेंट जो 2 कंपोनेंट्स के हैं, यानी कि एक्स वाई साइन थीटा एंड एक्स वाई कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट वाइब्रेशन हमें कैसे मिलेंगे, जब हम दोनों कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, जिसके कि हैविंग सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन से परपेंडिकुलर डायरेक्शंस विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड फेज डिफरेंस डेल्टा। यानी कि हार्मोनिक वाइब्रेशंस जो हैं वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो है एंड फेज डिफरेंस जो है वो डेल्टा है, ठीक है।
एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमेगा है। ओके, फेज डिफरेंस जो है वो डेल्टा है। सो इक्वेशंस ऑफ द टू कंपोनेंट्स वो क्या होंगी, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, इक्वेशन फर्स्ट। तो इसकी जो कंपोनेंट्स की इक्वेशन होगी एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा, ए साइन थीटा के साथ साइन ओमेगा टी। ओके, सो ए कॉस थीटा इक्वल्स टू ए हमने मान लिया, और ए साइन थीटा इक्वल्स टू बी हमने मान लिया। ये बी है और ये ए है, तो यहाँ पुट कर लेते हैं एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा एंड वाई इक्वल्स टू बी साइन ओमेगा टी स्मॉल बी एंड स्मॉल ए। सो इस इक्वेशन 4 से हम देखेंगे हमें साइन ओमेगा टी की वैल्यू मिल जाएगी वाई अपॉन बी, और यहाँ कॉस ओमेगा टी हम निकाल सकते हैं। अगर हमें साइन ओमेगा टी पता चल गया तो कॉस ओमेगा टी क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो इसलिए अगर हमारे पास साइन की वैल्यू है तो हम कॉस की निकाल सकते हैं, तो आप निकाल सकते हो। इक्वेशन 3 से आप देखें, अगर इस x अपॉन ए लिख दूँ, मैं इसको अपॉन में लिया हूँ, तो x अपॉन ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब इसका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने खोल लिया है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, तो x अपॉन ए जो हो गया वो हो गया है y अपॉन बी कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा, दैट इज यहाँ पे कुछ गलत हो गया, यहाँ पे साइन डेल्टा भी आएगा। ठीक है, 1 अंडर रूट 1 माइनस ये कॉस ओमेगा टी की वैल्यू रख लो, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू साइन डेल्टा। ठीक है, ये यहाँ पे छूट गया, ये आप लिख लेना। सो एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी कॉस डेल्टा, इसको इधर लिया है लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल टू दिस साइन डेल्टा। ठीक है, सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा माइनस 2 इंटू एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी कॉस डेल्टा। सो यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर खुल गया, राइट हैंड साइड में ऐसे ही रहेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यहाँ भी है राइट हैंड साइड में, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा माइनस में, तो इसको हम इधर ले आएंगे। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, ये इधर आ गया, माइनस 2 इंटू एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इंटू कॉस डेल्टा, ये यहीं रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ रह गया राइट हैंड साइड में एक साइन स्क्वायर डेल्टा या 1 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो ये आपके पास ये रह गया राइट हैंड साइड में। सो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये 1 हो गया, माइनस 2 इंटू एक्स वाई अपॉन ए बी इंटू कॉस डेल्टा, ये इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर डेल्टा। सो दिस इज इक्वेशन 5। नाउ द रिजल्टेंट वेव इक्वेशन, आप देखो ये रिजल्टेंट वेव इक्वेशन जो है इट इज़ अ जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। हम इसको एक जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स कह सकते हैं। आपने एक इक्वेशन ऑफ इलिप्स पढ़ा होगा, तो एक जनरल इक्वेशन जो इलिप्स की होती है, जहाँ पर कि एक जनरल फॉर्मूला होता है, उसमें अभी हम कंडीशंस पुट नहीं कर रहे हैं, तो ये जनरल इक्वेशन है इलिप्स की। सो पोलराइजेशन स्टेट ऑफ इमर्जिंग लाइट बीम विल डिपेंड ऑन दी डेल्टा। अब जो ये पोलराइजेशन स्टेट जो होगी, स्टेट ऑफ पोलराइजेशन SOP, वो क्या होगी, यानी कि जो आपकी इमर्जिंग लाइट बीम है वो प्लेन पोलराइज होगी, सर्कुलरली पोलराइज होगी, या इलेप्टिकली पोलराइज होगी, तो वो डिपेंड करती है इस डेल्टा पे। तो डिपेंडिंग ऑन दिस डेल्टा वी कैन क्लैरिफाई दैट however the beam, whatever the beam will be, emerging beam will be either it will be circularly polarized or plane polarized or elliptically polarized. Okay, so first is the production of plane polarized light. So plane polarized light के production में हम देखना है, ये याद रखना है आपको इसमें कि डेल्टा क्या रखना है। So जब डेल्टा जो है वो क्या हो, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई,
इवन मल्टीपल है जब पाई का, ठीक है। तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई रखने पे हम ये देखते हैं, हमें पता है साइन n पाई की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। अब यहाँ n जो है ऑड हो या इवन हो, साइन n पाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो आप साइन डेल्टा क्या होगा, जब डेल्टा इक्वल्स टू 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई है, तो साइन डेल्टा तो आपके पास कितना हो गया, 0 हो गया। और कॉस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई और 0 के लिए जो कॉस की वैल्यू होती है, कॉस डेल्टा की वो, या कॉस थीटा की, वो क्या होती है, 1 होती है। सो पॉजिटिव 1 होगी कॉस डेल्टा की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आप इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई अपॉन ए बी कॉस डेल्टा की वैल्यू 1 रहेगी, साइन स्क्वायर डेल्टा इज 0। सो ये इक्वेशन 5th जो है वो आपके पास ये बन जाएगी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई अपॉन ए बी, दिस इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सो एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से स्क्वायर हमने हटा दिया है, ठीक है। सो y अपॉन b इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए लिख सकते हैं हम यहाँ से, इस y अपॉन b को इधर ले जाओ, या एक्स अपॉन ए को इधर ले जाओ, बात एक ही है, राइट हैंड साइड ले जाओ। तो y अपॉन b इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए आया, तो y इक्वल्स टू आ गया आपके पास b अपॉन ए इंटू एक्स। ये इक्वेशन देखो, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन किस टाइप की, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, ये इसी टाइप की इक्वेशन है। यहाँ पर जो c है वो क्या है, 0 है, ठीक है, इस इक्वेशन में। सो y इक्वल्स टू बी अपॉन ए इंटू एक्स है, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है विथ स्लोप b अपॉन ए, जो कि ओरिजिन से पास होती है, ठीक है। सो दिस इज दिस इक्वेशन 6 इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। सो हैंस रिजल्टेंट बीम कैसी होगी, हमें स्टेट ऑफ पोलराइजेशन यहीं से निकालना है, डेल्टा की कंडीशंस रख करके। तो रिजल्टेंट बीम विल बी plane polarized with plane of vibrations in a direction tan inverse b upon a, क्योंकि b upon a जो है हमारे पास स्लोप आ गया है, तो हम यहाँ पे डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन हो जाएगी tan थीटा। तो tan थीटा यहाँ पर है tan इनवर्स b अपॉन a, ओके। सो अगर a जो है वो b के इक्वल हो, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ कंपोनेंट्स यानी ई रे एंड ओ रे, दोनों रेज की जो कंपोनेंट हैं, जो दोनों कंपोनेंट हैं ओ रे एंड ई रे, उनकी अगर एम्पलीट्यूड जो है वो बराबर हैं, ए और बी दोनों बराबर हैं, तो रिजल्टेंट पोलराइज्ड लाइट विल बी वाइब्रेट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। कैसे, बिकॉज यहाँ पर जो है आपका y इक्वल्स टू हो जाएगा x, जब आप a अपॉन बी रखोगे, b अपॉन ए में b इज इक्वल टू a रख दोगे, तो y इक्वल्स टू x हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1 यानी कि दैट इज़ 45 डिग्री, और tan 45 का मान 1 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिजल्टेंट पोलराइज लाइट जब a इक्वल्स टू b हो, यानी कि एम्पलीट्यूड बराबर हो, तो तब जो रिजल्टेंट पोलराइज लाइट है, रिजल्टेंट पोलराइज लाइट दैट विल वाइब्रेट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ओके। केस 2 है जब डेल्टा जो है वो पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एट्सेट्रा हो, तो साइन, मैंने कहा साइन n पाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो साइन डेल्टा फिर भी यहाँ पर 0 ही रहेगा। एंड कॉस डेल्टा, क्योंकि यहाँ पर जो अब इवन मल्टीपल की जगह ऑड मल्टीपल हो गए हैं पाई के, सो पाई की मल्टीपल में 1, पाई के मल्टीपल में यहाँ 3, पाई के मल्टीपल में यहाँ 5, यहाँ पाई के मल्टीपल में 7, यानी कि ऑड मल्टीपल्स हैं, तो तब कॉस डेल्टा की वैल्यू जो है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के लिए -1 होती है, ठीक है। सो इक्वेशन 5 से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन ए बी इक्वल्स टू 0 जाएगा, बिकॉज साइन डेल्टा तो है आपका 0, राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर डेल्टा था वो तो 0 हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉस डेल्टा है वो है -1, और यहाँ पहले से माइनस था इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये आप देख सकते हो, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो x अपॉन ए, यहाँ से स्क्वायर अगर हम हटा दें तो ये हो जाएगा x अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन बी, तो y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एक्स, ओके, माइनस बी अपॉन ए एक्स।
अब यहाँ पर भी ये इक्वेशन कैसी बन रही है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन रही है, बट यहाँ जो ये स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप है। सो रिजल्टेंट लाइट जो होगी दैट विल द रिजल्टेंट लाइट बीम विल बी प्लेन पोलराइज्ड होगी। ठीक है, जब भी हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिलेगी तो इसका मतलब ये है कि हमारी रिजल्टेंट बीम जो है वो प्लेन पोलराइज्ड होगी। सो रिजल्टेंट लाइट बीम विल बी प्लेन पोलराइज्ड विद प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इन अ डायरेक्शन। अब प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो है वो किस डायरेक्शन में है, तो वो डायरेक्शन हमें ये देगा जो एक्स का मल्टीपल यहाँ पर एक्स की मल्टीप्लाई में है। तो एक्स की मल्टीप्लाई में क्या है, माइनस बी अपॉन ए। तो जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, टेन इनवर्स माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और अगर दोनों के एम्पलीट्यूड, दोनों कंपोनेंट के एम्पलीट्यूड हम क्या कर दें, बराबर कर दें, दैट इज़ ए इक्वल्स टू बी कर दें, तो तब हमारे पास जो रिजल्टेंट पोलराइज लाइट है यहाँ हम ए इक्वल्स टू बी कर दें तो वाई इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स। तो रिजल्टेंट पोलराइज लाइट जो है इट विल वाइब्रेट एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद एक्स एक्सिस। यानी कि अगर आपके पास ये एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट पोलराइज लाइट होगी वो कौन सी क्वाड्रेंट में जो है वो वाइब्रेट करेगी, इस वाले क्वाड्रेंट में, ये वाले क्वाड्रेंट। ठीक है, तो 135 डिग्री विद एक्सिस एक्स एक्सिस, ये 135 डिग्री का एंगल बनाएगी। ओके, नाउ प्रोडक्शन ऑफ इलिप्टिकल एंड सर्कुलर पोलराइज लाइट। सो इलिप्टिकल एंड सर्कुलर पोलराइज लाइट का प्रोडक्शन कैसे होता है, वो भी आपका डेल्टा पे डिपेंड, क्योंकि मैंने बताया था आपको स्टेट ऑफ पोलराइजेशन जो है वो डिपेंड करेगा डेल्टा पे, कि डेल्टा की वैल्यू हमने क्या रखनी है, तो उस हिसाब से हम ये बताएंगे कि इलिप्टिकल है या फिर सर्कुलरली पोलराइज लाइट है। ओके, सो इफ डेल्टा इक्वल्स टू 3π/2, 7π/2, 11π/2, देन साइन डेल्टा की वैल्यू जो होगी वो -1 होगी, क्योंकि साइन के ऑड मल्टीपल्स में जितने भी पाई ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि जैसे 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, 9/2, 11/2, इनके साथ अगर मल्टीप्लाई हो पाएगी तो इन एंगल्स के लिए जो साइन की वैल्यूज़ होती हैं वो -1 होती हैं। ठीक है, और इन्हीं एंगल्स के लिए जो कॉस की वैल्यूज़ होती हैं वो 0 होती है। ठीक है, cos 90 0, ओके, cos 3π/2 0। ओके, सो ये वैल्यूज़ के लिए कॉस की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 होंगी ये एंगल्स के लिए, और इन एंगल्स के लिए जो साइन की वैल्यूज़ हैं वो -1 होंगी। तो फिर से अगेन हम इक्वेशन 5 में ही रखेंगे x² अपॉन ए, जो जनरल इक्वेशन थी। सो x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b², यहाँ -2xy अपॉन ab इंटू कॉस डेल्टा था तो यहाँ 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू साइन स्क्वायर डेल्टा था तो यहाँ -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1। ओके, सो यहाँ से इक्वेशन ये तो 0 हो गया है, तो आपके पास इक्वेशन आ गई x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। तो आप ये देख सकते हैं कि दिस इज एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स, जहाँ पर कि मेजर एक्सिस a है और माइनर एक्सिस b है। ओके, तो ये इक्वेशन है, ये एलिप्स की इक्वेशन है। ठीक है, और रिजल्टेंट लाइट बीम विल बी इलिप्टिकली पोलराइज। तो अब जो रिजल्टेंट लाइट होगी दैट विल बी इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। और अगर हम दोनों ई रे एंड ओ रे के जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो इक्वल कर दें तो क्या होगा, a इक्वल्स टू b कर दें तो दिस इक्वेशन विल बी, देखो a इक्वल्स टू b कर दें अगर हम यहाँ पर, तो ये इक्वेशन जो है वो एक सर्किल की इक्वेशन बन जाती है। आपको पता है a अगर हम यहाँ a इक्वल्स टू b रख दें या b की जगह पे हम a रख देंगे तो x² प्लस y², a यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो a² इधर राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। तो दिस इक्वेशन इज representing the equation of the circle. Okay, so emergent light will be right handed circularly polarized light. अब ये right handed का क्या है, डिस्प्लेसमेंट अगर देखो, अगर एक डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट एक कंपोनेंट का डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम है, सपोज जो हमारे पास दो कंपोनेंट है x और y, x अगर जब हमारे पास मैक्सिमम होता है तो जो पोलराइजेशन है वो इस तरीके से होता है कि दूसरा कंपोनेंट तब क्या 0 होगा। ठीक है, और फिर दूसरी कंडीशन ये आती है कि x जो है वो 0 हो जाता है और y कंपोनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस कंडीशन से, पहली कंडीशन से, यानी कि x इज इक्वल टू मैक्सिमम और y इज इक्वल टू 0, और दूसरी कंडीशन यानी कि x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू मैक्सिमम, इनके बीच में कई इंटरमीडिएट कंडीशंस बनती है। यानी कि x मैक्सिमम से 0 जब होता है उसी समय ये y जो है वो 0 से मैक्सिमम हो रहा होता है।
यानी कि एक्स की वैल्यू जैसे धीरे धीरे घटती है, वाई की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे क्या होती है, मैक्सिमम की ओर बढ़ती है। ठीक है, सो इंटरमीडिएट जो रिजल्टेंट का जो इंटरमीडिएट होगा, रिजल्टेंट ऑफ देयर इंटरमीडिएट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ कंपोनेंट्स, हम ये देख सकते हैं कि वो जो रिजल्टेंट जो इंटरमीडिएट डिस्प्लेसमेंट का जो रिजल्टेंट हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि एक्स किस डायरेक्शन में जो है ज़ीरो की तरफ हो रहा है और वाई किस डायरेक्शन में जो है वो मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, तो वो हम डायरेक्शन हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट होता क्या है, वो क्लॉकवाइज या हम कह सकते हैं राइट हैंडेड रोटेशन करता है। ठीक है, यानी कि अगर कंपोनेंट ऐसे ये मैक्सिमम है तो अब इसके बाद ये डिक्रीज होगा और ये राइट हैंडेड इस डायरेक्शन में डिक्रीज होगा, यानी कि क्लॉकवाइज जो है ये डिक्रीज होगा। ठीक है, ये जो एक्स कंपोनेंट है। इसी तरीके से वाई कंपोनेंट भी अगर ये है ज़ीरो, ये वाई कंपोनेंट ज़ीरो है तो ये धीरे धीरे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये भी कैसा होगा, राइट हैंडेड भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो पोलराइजेशन की जो स्टेट होगी वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में होगी, तो राइट हैंडेडली होगी। तो हम यहाँ पर जो ये लिख रहे हैं कि रिजल्टेंट लाइट बीम विल बी इलिप्टिकली पोलराइज, तो हम यहाँ पर ये भी लिखेंगे कि रिजल्टेंट लाइट बीम विल बी राइट हैंडेड इलिप्टिकली पोलराइज्ड। ओके, इसी तरीके से जब इसमें हमने एक और कंडीशन लगाई कि हम दोनों के एम्पलीट्यूड बराबर कर दें, तो जो रिजल्टेंट लाइट है वो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कुलरिटी, यानी कि इमर्जेंट लाइट बीम जो होगी वो सर्कुलरली पोलराइज लाइट होगी, और सर्कुलरली पोलराइज नहीं, राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट होगी। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हो कि इसमें किन एंगल्स के लिए हम राइट हैंडेड बता रहे हैं, 3π/2, 7π/2, 11π/2 अप टू सो ऑन। और इसके बाद नेक्स्ट जो केस है, जब डेल्टा इक्वल्स टू π/2, 5π/2, 9π/2, सॉरी यहाँ पर कुछ गलत हो गया है, ये 9π/2 होगा। ठीक है, दिस इज 9π/2, सो 9π/2 एंड 13π/2। सो इन एंगल्स के लिए अगेन साइन डेल्टा -1 होगा एंड कॉस डेल्टा जो होगा वो होगा 0। ठीक है, तो अगेन हम देखते हैं कि इससे जो हम वो इक्वेशन 5 में जो पुट कर रहे हैं हम ये कंडीशंस, तो हम देख रहे हैं कि x² + a² + y² + b², दिस टर्म इज 0 एंड इक्वल्स टू +1। सो x² a² + y² / b² इक्वल्स टू 1। फिर से अगेन जो है एक इक्वेशन है ये इलिप्स की। ठीक है, अगेन दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, बट इस टाइम जो इलिप्टिकली पोलराइज तो होगा, बट किस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट हैंडेड। तो ये ध्यान रखना है कि ये केस सेकेंड में जब हमारे पास एंगल्स इस टाइप के हैं तो तब लेफ्ट हैंडेड इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट हमें मिलेगी। ठीक है, और अगेन हम इसमें अगर a = b रख दें, यानी दोनों ये b² होगा, सॉरी, और अगर हम अगेन इसमें जो है a = b एम्पलीट्यूड दोनों के बराबर रख दें तो फिर से हमें एक सर्कुलरली पोलराइज लाइट बीम मिलेगी। ठीक है, और वो भी हमारी कैसे मिलेगी, लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो एनालिसिस है पोलराइज लाइट का। सो पोलराइज लाइट का एनालिसिस, यानी कि जब हम प्लेन पोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट जो है अगर आपके पास, तो प्लेन पोलराइज लाइट है। ओके, सो गिवन लाइट, अगर ये जो गिवन लाइट है हमारे पास, दिस इज अ गिवन लाइट व्हेन इट इज अलाउड टू पास थ्रू अ रोटेटिंग निकोल प्रिज्म, ये रोटेटिंग निकोल प्रिज्म है। ठीक है, जब इसको इसके थ्रू पास करवाया जाता है लाइट, गिवन लाइट को, तो इंटेंसिटी जो होती है इमर्जेंट लाइट की, जो इमर्जेंट लाइट यहाँ से निकलेगी जो लाइट, उस लाइट की जो इंटेंसिटी होगी इट वेरीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। तो 0 से मैक्सिमम जो है इसकी इंटेंसिटी होती है। ठीक है, तो गिवन लाइट बीम इज प्लेन पोलराइज, तो गिवन जो लाइट बीम होगी वो क्या होगी, प्लेन पोलराइज होगी। ठीक है, तो आपको एनालिसिस इस तरीके से भी याद रखना है कि प्लेन पोलराइज लाइट में क्या होगा, अगर हमारे पास जो दी हुई लाइट है वो निकोल प्रिज्म, रोटेटिंग निकोल प्रिज्म से हम उसको पास करवाते हैं, तो जो रिजल्टेंट या जो आने वाली जो बीम होगी उसकी इंटेंसिटी अगर 0 से मैक्सिमम हो जाती है इंटेंसिटी, तो हम कहेंगे कि ये लाइट जो है वो प्लेन पोलराइज्ड है। ठीक है, अगर
फिर एनालिसिस करते हैं हम सर्कुलरली पोलराइज सीपी लाइट, दैट इज सर्कुलरली पोलराइज लाइट। तो अगर गिवन लाइट जो है वो रोटेटिंग निकोल प्रिज्म से हम उसको पास करवाते हैं और इंटेंसिटी अगर अनचेंज रहती है, ठीक है, ना तो घटती है ना बढ़ती है, तो तब जो हमारे पास लाइट होगी दैट विल बी सर्कुलरली पोलराइज या अनपोलराइज लाइट। ओके, तो सर्कुलरली पोलराइज लाइट और अनपोलराइज लाइट भी या हम लिख रहे हैं, यानी कि हमें कौन सी लाइट मिलेगी, इसमें अनिश्चितता है कि सर्कुलरली पोलराइज मिलेगी या अनपोलराइज लाइट मिलेगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक क्वार्टर वेव प्लेट का इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे देते हैं, या क्वार्टर वेव प्लेट को हम यहाँ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो गिवन लाइट जो है उसके आगे हम एक क्वार्टर वेव प्लेट को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वार्टर वेव प्लेट को, सो गिवन लाइट इज फर्स्ट पास थ्रू अ वेव प्लेट, क्वार्टर वेव प्लेट, QWP, ओके, QWP, ओके। सो इफ द गिवन लाइट इज सर्कुलरली पोलराइज्ड, अगर जो गिवन लाइट है वो सर्कुलरली पोलराइज्ड, हमें इस लाइट का स्टेट ऑफ पोलराइजेशन निकालना है कि ये जो गिवन लाइट है ये कैसी है, सर्कुलरली पोलराइज्ड है, इलिप्टिकली पोलराइज्ड है, या प्लेन पोलराइज्ड है, या अनपोलराइज्ड है। तो अगर ये जो लाइट है सर्कुलरली प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी तो इट स्प्लिट्स इनटू टू कंपोनेंट्स, ई रे एंड ओ रे, ओके। बिकॉज क्वार्टर वेव प्लेट जो होगा वो क्वार्टर वेव प्लेट का क्या काम है, ये फेज डिफरेंस क्रिएट करती है, कितना, π/2 का। तो फेज डिफरेंस π/2 का ये क्रिएट करती है, ओके, डेवलप बिटवीन एडिशन टू एग्जिस्टिंग फेज डिफरेंस ऑफ π/2, ओके। तो क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग फेज डिफरेंस है उसके साथ ऐड होकर के आएगा, ओके। सो द टोटल फेज डिफरेंस बिटवीन ई रे एंड ओ रे जो होगा वो होगा 0 से लेके पाई तक, क्योंकि पहले से ही जो है एक तो ई रे एंड ओ रे जो है वो आपस में उनके बीच में π/2 का अगर फेज डिफरेंस है पहले से, और क्वार्टर वेव प्लेट हमने फिर से लगा दी है, तो उसमें जो टोटल फेज डिफरेंस हो जाएगा दोनों के बीच में, दोनों कंपोनेंट्स के बीच में, वो कितना हो जाएगा, 0 से पाई तक, यानी कि π/2 अगर उनके बीच में जो है π/2 का एक बार सब्ट्रैक्शन कर दो, एक बार क्या कर दो, एडिशन कर दो, तो 0 से लेके पाई तक वेरी करेगा, ठीक है। सो इनसे क्या रिजल्टेंट रेक्टिलिनियर वाइब्रेशंस हमें मिलते हैं। तो इमर्जेंट लाइट जो होगी कैसी होगी, प्लेन पोलराइज होगी, ठीक है। और इफ अगर हम इसको फिर अगेन पास करवाते हैं निकोल प्रिज्म से, रोटेटिंग निकोल प्रिज्म से हम फिर अगेन इसको पास करवाते हैं, ठीक है, तो इंटेंसिटी जो होगी इमर्जेंट लाइट की, इट विल वेरी विद 0 टू मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो 0 से मैक्सिमम इंटेंसिटी जब ये वेरी करेगी तो हमें फिर से क्या मिलेगा, सर्कुलरली पोलराइज लाइट मिलेगी, ठीक है। और अगेन अगर ये इंटेंसिटी फिर अनचेंज रहती है तो इसका मतलब ये लाइट कैसी है, अनपोलराइज लाइट, ठीक है। सो इसमें फिर से एनालिसिस है इलिप्टिकली पोलराइज लाइट का। तो अगर गिवन लाइट जो है वो रोटेटिंग निकोल प्रिज्म से हम पास करवाते हैं, अगर इंटेंसिटी जो है वो वेरी करती है नॉन ज़ीरो इंटेंसिटी, विद नॉन ज़ीरो इंटेंसिटी, विद नॉन ज़ीरो इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी जो है वो ज़ीरो नहीं होती है बट कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होती है, तो तब आपके पास जो लाइट होगी वो इलिप्टिकली पोलराइज लाइट होगी या फिर पार्शियली प्लेन पोलराइज होगी। अब इन दोनों में से हम कैसे पता लगाएं कि इलिप्टिकली पोलराइज है या पार्शियली प्लेन पोलराइज है। तो अगेन हमें इंट्रोड्यूस करवानी है क्वार्टर वेव प्लेट। क्वार्टर वेव प्लेट का वही काम है। तो क्वार्टर वेव प्लेट जब हम यहाँ रोटेटिंग निकोल प्रिज्म से लाइट, गिवन लाइट को हम क्वार्टर वेव प्लेट से पास करवाते हैं, उसके बाद हम उसको रोटेटिंग निकोल प्रिज्म से पास करवाते हैं, तो क्या होता है कि इंटेंसिटी जो वेरी होती है 0 टू मैक्सिमम। तो 0 से मैक्सिमम जब इंटेंसिटी वेरी होती है, ठीक है, तो तब हमें मिलती है इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, इलिप्टिकली पोलराइज्ड, ओके, ये ईपी है आपका, ईपी, इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। और जो अगर अनचेंज रहती है इंटेंसिटी तो हमें मिलती है पार्शियली प्लेन, ये अनपोलराइज्ड नहीं, सॉरी, ये है पार्शियली प्लेन, पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड। सो पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलती है, ठीक है। सो इस तरीके से आपका ये अब एक ही टॉपिक रह गया है, उसको हम कल डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपका जो सिलेबस है वो कवर हो चुका है पूरा, ओके। फिर आप उसके बाद सेल्फ स्टडी करेंगे, ठीक है।